बजट ही नहीं आया, बल्कि अब तो मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अच्छा बजट है, बढ़िया बजट है और लोगों की आकांक्षाओं का, गरीबों की आकांक्षाओं का, मिडिल क्लास की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। मेरे साथ बात करने के लिए इस चर्चा में इस समय जुड़ रहे हैं अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के, शाजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी से। मेरे साथ इस चर्चा में रजत सेठी हैं, अर्थशास्त्री, मेरे साथ जाने माने टैक्स एक्सपर्ट अश्विनी तनेजा इस चर्चा में मौजूद है। लेकिन मैं कुछ मिलाकर तीन महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं इस बजट के अंदर। जो दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, पहला, कहीं ना कहीं एफडीआई को लेकर इंश्योरेंस सेक्टर को एक बड़ा बढ़ावा दिया गया है। और दूसरी बड़ी बात है कि हेल्थ को लेकर, यानी आपके स्वास्थ्य को लेकर बड़ा ध्यान दिया गया है। इसीलिए 137% का इजाफा है स्वास्थ्य के बजट के अंदर। कोरोना वैक्सीन को लेकर करीब करीब 35,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पीएम आत्मनिर्भर हेल्थ योजना का ऐलान किया गया है। 64,180 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य योजना लॉन्च होगी। मिशन पोषण 2.0 को लॉन्च किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण बात है। यानी मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि यह स्वास्थ्य का भी बजट है, यह आत्मनिर्भर भारत का भी बजट है। रजत मेरे साथ मौजूद है। रजत, अगर हम इस बजट को सरल भाषा में आम जनता के लिए, जिस समय हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, वो उनको डिकोड करें, तो आप कुल मिलाकर इसको 1 मिनट में कैसे समझाना चाहेंगे? देखिए, आपके व्यूअर्स को एकदम सीमित दृष्टि से टैक्स स्लैब के माध्यम से इस बजट को असेस नहीं करना चाहिए। बिग पिक्चर ये है कि देश में एक आमूलचूल परिवर्तन हेल्थ के दिशा में आएगा। 137% का बढ़ोतरी, दुगने से भी ज्यादा कर दिया जाए अगर हेल्थ बजट, तो प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर पे कितना व्यापक प्रभाव पड़ेगा ये आदमी से सोच सकते हैं हम सब। दूसरी बड़ी चीज जो है वो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो निवेश के लिए रास्ता खोला है सरकार ने। और सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को के लिए एग्जाम्पल सेट किया है कि सरकार लीड करेगी इन्वेस्टमेंट को, कई तरह से लीड करेगी। उसमें कई सारे आज प्रावधान रखे गए। नॉर्मल देखिए, अभी थोड़ी देर बाद एक विपक्ष के नेता जुड़ेंगे तो वो बोलेंगे देखिए ये पूंजीपतियों का बजट है, ये पैसे वालों का बजट है। तो कुल मिलाकर जो कोरोना वैक्सीन के 35,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, ये पैसे वालों को नहीं दिए जा रहे। क्या आपको लगता है कि इस बजट में आत्मनिर्भर भारत की भी बात है और स्वस्थ भारत की भी बात है? रजत, 20 सेकंड। बिल्कुल आमिर जी, देखिए राजनीतिक दल क्या बोलेंगे, वो अपना सुधर निभाएंगे अपोजिशन का, उसमें ज्यादा नहीं जाकर इसके पॉजिटिव्स पे जाना चाहिए। और मैं पॉजिटिव्स आपको गिना रहा हूं कि इतनी ज्यादा रोजगार को ध्यान में रख के इस बजट में बैलेंसिंग एक्ट किया गया है कि सही दिशाओं में अगर पैसा डले, जिसमें मल्टीप्लायर हो, 1 रुपया डले तो उसका फायदा 2-3 रुपया हो, ऐसे चीजों पर निवेश करने के लिए भारत सरकार ने योजना बनाई है। बहुत ज्यादा व्यापक प्रभाव इसका रोजगार पर पड़ेगा। रोजगार केंद्र पर है इस पूरे बजट के, आपको इस तरह से देखना चाहिए। मैं लंबे अरसे से बजट को कवर कर रहा हूं। मैं कह सकता हूं ये पॉपुलिस्ट बजट नहीं है, जिसके अंदर बड़े बड़ी लोक लुभावनी बातें नहीं है, जिसके अंदर ये नहीं है कि आपको हम चांद तारे दे देंगे, हम आपको हीरे जवाहरात से भर देंगे। इस बजट के अंदर है हम आपको स्वस्थ रखेंगे, आपको आत्मनिर्भर बनाएंगे और आपके हाथ में पैसे की ताकत को हम देंगे। यानी आप शक्तिशाली बने, आपका देश का युवा शक्तिशाली बने, जो पैसा अर्जित करे, आगे बढ़े, लेकिन सरकार आपको मुहैया कराएगी कुछ चीजें। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मेरे साथ बात करने के लिए क्योंकि पेट्रोल को लेकर बड़ी सारी बातें हो रही हैं, क्योंकि सेस बढ़ गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं आम जनता पर, यानी आप पर पेट्रोल डीजल पे जो सेस लगा है उसका प्रभाव नहीं आएगा। आपको पेट्रोल डीजल का दाम जितना आप देते आ रहे थे उतना ही देना होगा। अश्विनी, यह महत्वपूर्ण बात आपसे मैं जानना चाहता हूं, ये जो सेस बढ़ा है इसको लेकर जो कंफ्यूजन बार बार फैला, लेकिन वित्त मंत्री ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि इसका आम जनता पे भार नहीं पड़ने वाला है। देखिए, जो बात समझ में आ रही है कि कुछ एक्स्ट्रा बर्डन नहीं, ये सिर्फ रिक्लासिफिकेशन हो रहा है कि जो टोटल ड्यूटी आ रही थी वो अब उसमें उसकी एक कैटेगरी सेस की बना दी गई है। जी यानी कि टोटल जितना आ रहा था उतना ही लिया जाएगा। अल्टीमेटली कस्टमर तक, कंज्यूमर तक जो उसको कॉस्ट आएगी उतनी ही आएगी जितनी पहले आ रही थी। उसको रिक्लासीफाई इसलिए किया गया है जिससे कि उसका डेडिकेटेड एक अकाउंट बने सेस के नाम पर। उसका जो पर्पज है जिसके लिए बनाया गया है, फार्म सेस है, तो फार्म के लिए यूज हो सके। तो उसमें कोई अतिरिक्त भार वाली बात नहीं। अगर इस तरह का कंफ्यूजन हो रहा है तो वो गलत है। जी, अनुराग भदौरिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता अनुराग भदौरिया। क्या आपको लगता है ये आम जनता का बजट है? क्या आपको लगता है कि इसमें आकांक्षाओं और आत्मनिर्भर भारत की, और आप भी काफी स्वस्थ रहने की कोशिश करते हैं, स्वस्थ भारत में भी पूरा जोर है? 137% का इजाफा है हेल्थ बजट के अंदर, देखिए जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बातों में तो आपको भी हंसी आती होगी कभी कभी
कि वो कहती क्या है, करती क्या है। अब देखिए बजट इन्होंने बनाया, बजट में अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि रोजगार पे ध्यान दिया गया है। एक आध ऐसा पॉइंट बता दीजिए जहाँ रोजगार पे ध्यान दिया गया हो। आपने फोकस उस पर कर लिया जहाँ पे आपके चुनाव होने वाले, वहाँ पे आपने बनाने की बात कर दी कि यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं, रोड्स बनाने की, हाईवे बनाने की बात करती, जो आपको पता है 1 साल में नहीं बन सकते। लेकिन आपने घोषणा कर दी है, घोषणा तो ये करते रहते हैं। अभी देखो किसान की इनकम दोगुनी की बात हुई थी, कब बात हुई थी आपको पता होगा। अब 2020 खत्म होने को आ गया, 21 शुरू हो गया, लेकिन दोगुनी तो हुई नहीं और ना होने वाली है। एक ऐसा मुझे एक इन्होंने सिर्फ एक होता है कि जो बड़े लोग हैं उनको इन्हें और बड़ा बनाना है, और जो मध्य वर्गीय है और जो उससे भी नीचे वर्ग का आदमी को एकदम गरीब बनाने में लगे हुए हैं। इनको कमर तोड़नी है लोगों की। आप बताइए एक ऐसा पॉइंट बता दीजिए जहां पे इन्होंने इंडस्ट्री लगाने की बात की हो, जहां पे इन्होंने कहा हो कि कोरोना काल से जो लोग परेशान हुए हो उनके बारे में, जिनकी कमर टूट गई, उनको हम कुछ उनको राहत देंगे, उनकी मदद करेंगे, उनको दोबारा से उनको जॉब में लाने की कोशिश करेंगे, उनकी इनकम बढ़ाएंगे, उनके बच्चों का जो स्कूल छूट गया उनको कैसे हम दोबारा से उनके स्कूल में एडमिशन हो, कैसे वो दोबारा अपनी पढ़ाई बजट के अंदर स्कूल में एडमिशन कैसे होगी इसकी व्यवस्था नहीं की जाती। अनुराग जी, बजट में कितने स्कूल खोले जाएंगे इसकी व्यवस्था की जाती है। जैसे कहा गया है कि 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। रजत सेठी कह रहे थे कि ये बजट में रोजगार की बात है। आपने रजत सेठी पर कटाक्ष करा कि उनको पता नहीं कहां से ज्ञान हो गया। चलिए वो खुद ही बताएंगे उन्हें कहां से ज्ञान हो गया। रजत नहीं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं सज्जन जी से कि भाई रोजगार बनते कैसे हैं, निर्मित कैसे होते नेता नहीं है हैं? कोई। बोलिए रजत। नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि रोजगार निर्मित होते कैसे हैं आखिर। अरे आप बता दीजिए ना। देखिए भाई साहब, अगर आप देखेंगे तो 5.5 लाख करोड़ का निवेश सीधे इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए किया गया है। अच्छा। जब रोड हाईवे बनाई जाती हैं तो क्या रोजगार नहीं बढ़ते हैं? और ये इमीडिएट होता है, हर साल होता है। हर साल में इस बार में करीब 35% का बढ़ोतरी की गई है। शायद आप बता दीजिए अगर आपको मालूम हो कि रोजगार कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि क्लियरली मैं आपको मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग और जितनी नॉलेज है। बजट है, क्या परेशानी क्या है उसमें? क्या बात कर रहे हैं? हर साल चुनाव होता है इस देश में। तो हाँ तो बोल दीजिए चुनावी बजट है। नहीं, हर साल चुनाव होता है तो अब हर बजट चुनावी बजट हो गया। खोलने की बात हुई है कि 100 सैनिक गंभीर विषय को हल्का बनाने जाएंगे, कौन सी जगह पे खोले जाएंगे, उनका एडमिशन क्राइटेरिया कौन क्या होगा, कौन कौन लोग। अनुराग ये कोई नेता नहीं है, ये अपनी बात रख रहे हैं। आप अपनी बात को रखिए। नेता नगरी फैलानी हो तो नेता नगरी कहीं और फैलाइए। अरे आप विषय हो रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था की बात है। देश की अर्थव्यवस्था, एक तो आप लोग कुछ पढ़े नहीं है, आप लोग बन जाते हैं। असम में इलेक्शन है या नहीं है, आप नेतागिरी आप कर रहे हैं। आपसे चाहिए आपकी आखिर डिबेट करते हैं। रोजगार बनते कैसे हैं भाई साहब? आप बताइए कि रोजगार कैसे बनते हैं? उनको रोजगार मिलेगा कहां? मैं बहुत शांति से बताइए ना। आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझे बताइए। उनको फाइनेंशियली उनकी मदद हो जाती। आप बताइए, उनकी कंपनी को बोल दिया जाता है जिस कंपनी में उनका रोजगार गया, उन कंपनियों को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उनको वापस रखा जाए, हम आपकी मदद कर रहे हैं। देखिए ऐसे नहीं होता है। आपको क्या लगता है? अरे ऐसे ही होता है। आप कंपनी की मदद करेंगे तो अच्छा एक सेकंड अनुराग आपने पूछा। अनुराग एफडीआई से पैसा आएगा, डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आएगा, नौकरियां उसी से बढ़ेंगी ना। अनुराग ये शाउटिंग मैच तो है नहीं जिसमें आप ज्यादा चिल्लाएंगे, आप ज्यादा तेज बोलेंगे। देखिए कोई रेस नहीं है। आप अपने विचारों को रखिए, दूसरे व्यक्ति अपने विचार को रखिएगा। कोई नेता नहीं है, आप अकेलौते नेता हैं इस पूरे पैनल के अंदर। आपको बोलने का भरपूर मौका मिलेगा, लेकिन एक टैक्स एक्सपर्ट है, एक अर्थशास्त्री है, उनको अपनी बात रखने का हक है। उनको वो अपना व्यू एनालाइज कर सकते हैं बजट के अंदर। आप उन्हें कह रहे हैं कि आप बोलिए पॉपुलिस्ट बजट है, ये बोलिए चुनावी बजट है, तो अपना तर्क रख रहे हैं। आप उनके तर्क को सुनिए, वो आपके तर्क को सुनेंगे। शालीनता इसी में होती है। मुझे लगता है कि आप बोल रहे हैं कि नौकरियां अभी रजत सेठी तो पैदा करके दे नहीं देंगे। नौकरियां ऐसे तो होती नहीं है कि नौकरियां एकदम पैदा हो जाती है। तो रजत सेठी तो नौकरियां पैदा नहीं कर सकते वहां स्टूडियो में बैठे बैठे। तो वो कुछ जवाब दे रहे हैं आपने। अनुराग भाई आप बड़े आप इतनी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे का निवेदन ये है, हो सकता है आने वाले दिनों में आप मंत्री बने, हो सकता है आने वाले दिनों में आप सूबे के मुख्यमंत्री बने, हो सकता है केंद्र में मंत्री बने, तो कम से कम रजत सेठी को तो 40 सेकंड सुन लीजिए, 50 सेकंड सुन लीजिए। हो सकता है आप ही के काम की कोई बात बता दे। ये हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस बजट की खिंचाई कर रहे हो। आपने सुना ही नहीं उनको। आपने पहले ही से आपने 2 लाइन बोली, आपने पहले ही बोल दिया। अब रजत जी को मैं आपको आऊंगा तनेजा साहब, मुझे पता है मैं दोनों की बात को रिकंसाइल कर दूंगा शायद। तनेजा साहब लेकिन फर्स्ट रजत सेठी मेक योर पॉइंट। रजत जी बिकॉज रजत सेठी एक रिस्पेक्टेड पब्लिक पर्सनालिटी, आई थिंक उनको 40-50 सेकंड सुन लेना चाहिए। उसके बाद अनुराग जी आप रिएक्ट करेगा। तनेजा साहब आपके पास भी आ रहा हूं। रजत सेठी, देन सेंट्रल मिनिस्टर जॉइनिंग मी।
जी, बहुत सालों से ये इस ऐसे एक बजट का इंतजार हो रहा था जिसमें कि इन्वेस्टमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स पे पुरजोर तरीके से प्राथमिकता दी जाए। और कई बार ऐसा हम लोगों ने सुना कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 100 लाख करोड़ की बननी है, लेकिन उसके लिए रोड मैप नहीं समझ में आता था। तो इस बार सरकार ने बहुत सलीके से उसका रोड मैप रखा है, बहुत स्पेसिफिक नंबर्स पे बात की गई है। और जब आप 100 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं और भारत को इस नए डेकेड में, इस नए दशक के लिए तैयार करने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से नौकरियां बनती हैं। अगर आप बताइए कि करीब 2.25 लाख करोड़ सिर्फ हेल्थ सेक्टर में, प्राइमरी सेकेंडरी केयर के सेक्टर में अगर लगाए जाएंगे, तो डॉक्टर्स, नर्सेज, इन सबको तो रोजगार मिलेंगे ही, स्वाभाविक सी बात है। अगर आप जल जीवन मिशन में, जहां पर घर घर नल की व्यवस्था करने की बात हो रही है, तो वो नल के कौन लगाएंगे? आपको देश को प्लम्बर चाहिए होंगे, पाइप बनाने वाले लोग चाहिए होंगे, उसके लिए लेबर चाहिए होगा। निश्चित रूप से अगर 3 लाख करोड़ जल जीवन मिशन के लिए हैं, तो उससे रोजगार बनेंगे ही बनेंगे। बात ये हो रही है कि इतनी ज्यादा डेडिकेटेड तरीके से पुश इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी तक नहीं मिला था, जो कि इस बार प्रधानमंत्री जी ने रियलाइज किया इसकी इंपॉर्टेंस को। ठीक है अनुराग जी, अब आपको कुछ समझ में आया?